Assalamu alaikum friends, myself Imran Khan. I welcome all of you in this YouTube channel उड़ान क्लासेस। दोस्तों, आज का जो एक्सप्लेनेशन रहेगा वो डीएनए हिस्टोन पैकेजिंग का रहेगा, जिसमें हम समझेंगे कि किस तरह से एक यूकैरियोटिक सेल जो है उसके न्यूक्लियस में डीएनए एक खास तरह के प्रोटीन जिसे हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं के साथ स्पेसिफिकली हाईली कॉम्पैक्टेड फॉर्म में कई तरह की कॉइल्स और फोल्ड्स बनाते हुए जो है वो पाया जाता है। और इस तरह से डीएनए से लेकर के एक कई स्टेप से होते हुए एक कंडेंस्ड माइटोटिक क्रोमोसोम का फॉर्मेशन यहाँ पर करता है। तो दोस्तों, सबसे पहला सवाल ये आता है कि डीएनए हिस्टोन के साथ क्यों जुड़ता है और हिस्टोन के ही साथ प्रायोरिटी से क्यों जुड़ता है। सबसे पहली बात तो ये कि डीएनए का साइज, अगर हम इस पे बात करें फ्रेंड्स, तो एक हैप्लॉइड यूकैरियोटिक सेल की यानी एक अगुणित कोशिका की भी अगर हम बात करें तो रिसर्च के मुताबिक उनमें करीब 3 बिलियन यानी 3 बिलियन नाइट्रोजन बेस पेयर एक हैप्लॉइड सेल के जो 23 गुणसूत्र यानी 23 क्रोमोसोम जो होते हैं उनमें करीब 3 बिलियन नाइट्रोजन बेस पेयर प्रेजेंट होते हैं। इसी तरह से अगर हम डिप्लॉइड सेल की बात करें तो यही नंबर दुगना हो जाता है, यानी एक डिप्लॉइड सेल में करीब 6 बिलियन, जिसे हम 6 मल्टीप्लाई 10⁻⁹ कहते हैं, 6 बिलियन जो है नाइट्रोजन बेस पेयर एक सिंगल डिप्लॉइड सेल में प्रेजेंट होते हैं। अगर हम डीएनए में मिलने वाले इन नाइट्रोजन बेस की लेंथ की बात करें तो 0.34 नैनोमीटर एक बेस पेयर की अगर हम लंबाई समझें, तो इस स्थिति में अगर हम एक डिप्लॉइड सेल में मिलने वाले जो टोटल डीएनए हैं जो इसके 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम में पाए जाते हैं उनकी लेंथ निकालें तो ये करीब 1.8 मीटर या 6 फीट के करीब होती है। आप इमेजिन कीजिए कि केवल एक डिप्लॉइड सेल में मिलने वाले डीएनए की कुल लंबाई, अगर हम इसे सभी क्रोमोसोम्स की लंबाई को साथ में काउंट करें तो कुल लंबाई जो है वो 6 फीट के करीब है। अब सवाल ये आता है कि एक माइक्रोस्कोपिक यूकैरियोटिक सेल जिसका न्यूक्लियस भी 10 से 20 माइक्रोन का होता है, उस न्यूक्लियस के अंदर ये 6 फीट लंबा जो डीएनए सेगमेंट्स हैं, जो डीएनए प्रेजेंट है, ये सेट होता कैसे है, ये अरेंज होता कैसे है। तो फ्रेंड्स, इसी के लिए ये जो डीएनए है ये न्यूक्लियस में एक खास तरह के प्रोटीन, स्पेसिफिक प्रोटीन जिन्हें हम हिस्टोन प्रोटीन कहते हैं के साथ अरेंजमेंट दर्शाते हैं। अगर हम इस हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो हिस्टोन प्रोटीन जो हैं बाय नेचर एल्कलाइन यानी कि बेसिक नेचर के होते हैं और इनके जो अमीनो एसिड्स हैं वो पॉजिटिव चार्ज शो करते हैं। तो ओवरऑल हिस्टोन प्रोटीन जो है वो पॉजिटिव चार्ज के साथ प्रेजेंट रहता है। वहीं अगर हम डीएनए की बात करें तो डीएनए में चूंकि फॉस्फेट बैकबोन प्रेजेंट होती है तो उसकी वजह से डीएनए का नेट चार्ज नेगेटिव होता है। तो हम समझते हैं कि ये इस तरह से पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज का जो इनका इंटरेक्शन है वो काफ़ी प्रभावी होता है और ये एक कॉम्पैक्ट अरेंजमेंट एक दूसरे के साथ यहाँ पर दर्शाते हैं। दोस्तों, अगर हम हिस्टोन प्रोटीन की बात करें तो न केवल ये डीएनए के साथ डीएनए को कॉम्पैक्ट करने में इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बल्कि साथ ही साथ आगे हम डिटेल में इसकी चर्चा करेंगे, ये जीन रेगुलेशन या जीन एक्सप्रेशन में भी इस हिस्टोन प्रोटीन का इम्पॉर्टेंट रोल है। ये जो इसकी सरफेस पे जो टेल्स प्रेजेंट है, इन टेल्स के थ्रू ये मॉडिफिकेशन करके जीन रेगुलेशन को कंट्रोल
करता है। फ्रेंड्स, अब हम सबसे पहले बात करते हैं इस मल्टी स्टेप प्रोसेस की, जिसमें हम देखते हैं कि एक सामान्य डीएनए जो है वो यहाँ पर 2 पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन्स कॉइल्ड वे में आप देख सकते हैं। इसका साइज 2 नैनोमीटर है। इसके बाद सबसे पहले अब सवाल ये आता है कि आखिर ये क्रोमेटिन क्या है। तो फ्रेंड्स, क्रोमेटिन से हमारा मतलब है डीएनए विद हिस्टोन प्रोटीन, यानी डीएनए के साथ जब ये स्पेसिफिक प्रोटीन हिस्टोन आकर लग जाता है तो हम इसे क्रोमेटिन कहते हैं। अगर हम इसकी स्ट्रक्चर देखें, इस हिस्टोन के बारे में मैं आपको डिटेल में ज़रूर बताऊंगा अभी, लेकिन उससे पहले एक बेसिक आइडिया हम देखते हैं कि सबसे पहले जो पहला स्टेप होता है उसमें किस तरह से ये हिस्टोन डीएनए के साथ लगता है। तो फ्रेंड्स, जो फर्स्ट स्टेप है उसमें ये जो हिस्टोन प्रोटीन है ये एक ऑक्टामर की फॉर्म में, यानी हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हुए यहाँ पर ऑक्टामर की फॉर्म में आकर डीएनए के साथ लगती है। और ये जो ऑक्टामर है इसके चारों तरफ ये जो डीएनए है ये रैप हो जाता है, जिसे हम डीएनए रैपिंग कहते हैं। रैपिंग यानी कि ये लपेट लिया गया है इसके चारों। किस तरह से लपेटा जाता है उसकी बात हम करेंगे। तो इस तरह से ये जो न्यूक्लियोसोम है, यानी न्यूक्लियोसोम हम इसे कब कहेंगे? हम न्यूक्लियोसोम कहेंगे जब हिस्टोन ऑक्टामर जो है वो इस डीएनए के साथ यहाँ प्रेजेंट हो। तो ये ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है ये बीड्स ऑन स्ट्रिंग की तरह दिखाई देती है, यानी इसे हम अगर बीड्स माने तो ये स्ट्रिंग की तरह इसकी तरफ ये डीएनए जो है वो लपेटा हुआ दिखाई दे रहा है। इसके अलावा फ्रेंड्स, जो 2 न्यूक्लियोसोम होते हैं ये आपस में जिस डीएनए से जुड़े रहते हैं उसे लिंकर डीएनए कहते हैं, यानी 2 न्यूक्लियोसोम के बीच में जो डिस्टेंस तय करता हुआ ये जो डीएनए है इसे हम लिंकर डीएनए कहते हैं। फ्रेंड्स, हम इस आधार पर ये कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट यूनिट है जो क्रोमेटिन की या क्रोमोसोम फॉर्मेशन की, वो ये क्रोमेटिन जो है एक यूनिट होती है जो सबसे सिंपलेस्ट यूनिट होती है। इसकी जो हाइट है वो करीब 11 नैनोमीटर या 11 नैनोमीटर होती है। हमने कहा कि 6 फीट बड़ा साइज अगर डीएनए का है तो ये उसे कितना रिड्यूस कर देगा। तो फ्रेंड, अगर हम मान के चलें कि सपोज कीजिए कि 1 मीटर का डीएनए था, तो 1 मीटर के डीएनए को इस फोल्डिंग के बाद जिसे अपन न्यूक्लियोसोम जब इसकी डीएनए की सरफेस पे लगता है तो ये करीब 6 टाइम यानी 6 फोल्ड शॉर्टर कर देता है, यानी 1 मीटर का जो डीएनए है वो करीब 14 सेंटीमीटर तक यहाँ पर हो जाता है। यानी पहला कामयाब स्टेप हम यहाँ पर इसे मान सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स, अब अगर हम बात करें इस न्यूक्लियोसोम के स्ट्रक्चर की, इसको अगर हम डिटेल में यहाँ पर देखने की कोशिश करें फ्रेंड्स, तो जैसा कि आपको बताया कि जो हिस्टोन प्रोटीन है ये एक स्मॉल फैमिली यानी एक छोटा परिवार है, और इसमें नंबर ऑफ मेंबर्स जो हैं वो अगर हम देखें तो इसमें H1 हिस्टोन, H2A, H2B, H3 एंड H4 प्रोटीन्स इसमें शामिल होते हैं। फ्रेंड्स, जब हम बात करेंगे इस न्यूक्लियोसोम की तो हमें एक बात विशेष तौर पे ध्यान रखनी है कि न्यूक्लियोसोम में केवल 4 ही प्रकार के प्रोटीन जो हैं वो डबल होकर ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं। H1 प्रोटीन जो है या H1 हिस्टोन जो है वो इस न्यूक्लियोसोम का पार्ट नहीं होता। यहाँ पर H3 प्रोटीन होता है, यहाँ पर H4 प्रोटीन होता है, यहाँ पर H2A होता है, H2B होता है, यानी ये जो 8 जो प्रोटीन हैं वो यहाँ पर ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं। इस ऑक्टामर का फॉर्मेशन करने के बाद इसकी सरफेस पे ये डीएनए जो है वो यहाँ आकर लगता है, रैप हो जाता है, यानी लिपटा हुआ पाया जाता है। अगर हम बात करें तो करीब 1.7 टर्न ये जो डीएनए है 1.7 टर्न से यहाँ मतलब है कि एक टर्न जो होगा, मान लीजिए यहाँ से आ रहा है तो ये एक टर्न इसने कंप्लीट शो किया, और जो दूसरा टर्न है
वो 0.7 तक शो करता है और फिर ये यहाँ से आगे निकल जाता है। कुछ बुक में इसे 1.8 टर्न भी कहा गया है। और इस 1.7 टर्न जो डीएनए इस रैपिंग के दौरान लेता है, इसमें करीब 146 बेस पेयर पाए जाते हैं। इसी तरीके से फ्रेंड्स, इसके ये इतना स्ट्रक्चर जो है उसे हम एक न्यूक्लियोसोम का स्ट्रक्चर कहते हैं। और ये जो हिस्सा है ये इस लिंकर डीएनए का जो इस H1 हिस्टोन के साथ में जुड़ा रहता है। यानी न्यूक्लियोसोम की फॉर्मेशन हो जाने के बाद ये जो H1 हिस्टोन है ये यहाँ पर आकर लगता है। इस H1 हिस्टोन के थ्रू ही यहाँ पर एक जगह से ये डीएनए एंटर कर रहा है और दूसरी जगह से ये जो डीएनए है ये यहाँ पर बाहर आ रहा है। तो फ्रेंड्स, अगर हम इस H1 हिस्टोन को भी यहाँ पर शामिल कर लें तो इसकी सतह पर जो डीएनए लगा होता है ये करीब 20 बेस पेयर का होता है। तो ओवरऑल अगर हम देखें तो 146 बेस पेयर प्लस 20 बेस पेयर, तो ये 166 बेस पेयर होते हैं। तो इस तरह से जो लिंकर डीएनए है इसके कुछ हिस्से को भी इस न्यूक्लियोसोम के साथ काउंट कर लिया जाता है। तो बहुत से जो जर्नल्स हैं उसमें 200 बेस पेयर का इस कंप्लीट स्ट्रक्चर को बताया गया है। लेकिन यहाँ एक इम्पॉर्टेंट बात जो ध्यान देने लायक है फ्रेंड्स, वो ये है कि जो न्यूक्लियोसोम है ये सिर्फ इतना हिस्सा है। ये जब H1 हिस्टोन इसके साथ आकर जुड़ जाता है तो इस कंप्लीट पार्ट को हम क्रोमेटोसोम के नाम से जानते हैं, यानी इसे क्रोमेटोसोम कहते हैं। फ्रेंड्स, अगर हम इस हिस्टोन ऑक्टोमर के अरेंजमेंट को, यानी किस तरह से लगे हुए हैं, उन्हें समझने की कोशिश करें तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहली एक इम्पॉर्टेंट बात तो आप ये ध्यान में रखें कि ये सभी हिस्टोन फैमिली के जो प्रोटीन हैं, चाहे वो H1 हो, H2 हो, H3 हो या H4 हो, ये सभी अल्फा हेलिक्स फॉर्म में पाए जाते हैं। यानी जो सेकेंडरी स्ट्रक्चर की अल्फा हेलिक्स फॉर्म है वो पाई जाती है और अल्फा हेलिक्स फॉर्म में ही ये डीएनए से घिरे रहते हैं। यहाँ सबसे पहले H3 H4 प्रोटीन जो है वो आपस में आकर मिलते हैं और यहाँ पर H3 H4 डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। इसी तरीके से H2A H2B आपस में मिलकर के H2A H2B डाइमर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। अब फ्रेंड्स, जो H3 H4 डाइमर है ये एक और H3 H4 डाइमर के साथ मिलकर H3 H4 टेट्रामर का फॉर्मेशन कर लेते हैं। यानी आप समझिए सेल्फ जो है वो आपस में दो डाइमर जुड़ जाते हैं। इसी तरीके से H2A H2B डाइमर जो है वो एक और H2A H2B डाइमर के साथ जुड़कर एक टेट्रामर बना लेते हैं। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जो है वो कुल 8 हिस्टोन प्रोटीन जो है वो यहाँ पर एक हिस्टोन ऑक्टामर का फॉर्मेशन करते हैं, जिसमें 4 तरह के प्रोटीन हैं जो ट्वाइस पाए जाते हैं, यानी 2 बार पाए जाते हैं और ये हिस्टोन ऑक्टामर बना लेते हैं। इसी हिस्टोन ऑक्टामर के चारों तरफ जो है ये डीएनए रैप रहता है और ये रैप होकर के आगे जब है H1 हिस्टोन के साथ जुड़ता है। फ्रेंड्स, न्यूक्लियोसोम की स्ट्रक्चर के लिए ये H1 इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसके ठीक आगे जो सोलिनॉइड फाइबर का फॉर्मेशन होता है, यानी बीड सोन स्ट्रिंग स्ट्रक्चर के बाद जो सोलिनॉइड फॉर्म बनेगी, फाइबर फॉर्म बनेगी, उसमें हर एक न्यूक्लियोसोम के साथ ये H1 हिस्टोन है वो यहाँ पर पाया जाता है। अगर हम सोलिनॉइड मॉडल की बात करें तो यही न्यूक्लियोसोम जो है ये एक टर्न की फॉर्म में, ये न्यूक्लियोसोम एक टर्न की फॉर्म में इस तरह से अरेंज होते हैं और करीब 6 न्यूक्लियोसोम जो हैं वो अपनी अपनी साइड के H1 हिस्टोन के साथ यूँ अरेंज रह करके एक सोलिनॉइड फॉर्म का फॉर्मेशन करते हैं। आप देख सकते हैं इसकी सतह पर ये डीएनए जो है ये रैप्ड, सभी न्यूक्लियोसोम की सतह पर डीएनए भी रैप्ड है और इनके नीचे की तरफ जो है वो हिस्टोन H1 प्रोटीन प्रेजेंट होता है। फ्रेंड्स, ये जो सोलिनॉइड मॉडल है, ये सोलिनॉइड फॉर्म है, ये एक्चुअल में हेलिक्स बनाते हुए पाया जाता है। यानी कि 6 न्यूक्लियोसोम ये सोलिनॉइड स्ट्रक्चर शो कर रहे हैं, लेकिन ये 6 न्यूक्लियोसोम जो है वो एक टर्न के हैं। ऐसा पर टर्न हेलिक्स जो है 6 न्यूक्लियोसोम का रेगुलरली पाया जाता है और ये कोइल्ड फॉर्म में अरेंज रहते हैं, जिन्हें हम सोलिनॉइड फाइबर के नाम से जानते हैं। इसकी हाइट जो है वो करीब 30 नैनोमीटर के करीब होती है। फ्रेंड्स, अगर हम अब आगे बात करें
तो ये जो कॉइल्ड फॉर्म में या हेलिक्स फॉर्म के अंदर जो न्यूक्लियोसोम का अरेंजमेंट यहाँ पर हुआ है, अब ये अरेंजमेंट जो है वो स्कैफोल्ड लूप्स के फॉर्म में बदल जाता है। यानी यही सोलेनोइड फाइबर जो है वो आगे जाकर इस तरह से स्कैफोल्ड लूप का फॉर्मेशन करते हैं और लूप का फॉर्मेशन करते हुए कई गुना जो है इसका जो फोल्डिंग है या कॉम्पैक्टनेस है उसको बढ़ा देते हैं। फ्रेंड्स, ये जो फोल्डिंग है ये करीब 300 नैनोमीटर जो इसकी लेंथ है वो होती है। और इसी तरीके से अगर हम आगे बात करें फ्रेंड्स, तो ये जो कंडेंस, अब ये स्कैफोल्ड लूप फॉर्म जो है, ये स्कैफोल्ड लूप फॉर्म फिर से कॉइल्ड फॉर्म में यहाँ पर आ जाती है। ये इस तरह से कंडेंस्ड होते हैं, कॉम्पैक्ट होते हैं और फोल्ड होते हैं कि कॉइलिंग बनाते हुए, ये देखिए आप, ये फोल्ड्स जो हैं, ये सारे फोल्ड्स यहाँ पर इस कॉइल्ड फॉर्म के जो कॉम्पैक्टनेस है इसमें आ जाते हैं। इसकी हाइट करीब 700 नैनोमीटर, यानी जो इसकी कंडेंस्ड फॉर्म है उसकी हाइट 700 नैनोमीटर होती है और ये इसकी क्रोमेटिड फॉर्म के फॉर्मेशन में पार्ट लेती है। इसकी हाइट 700 नैनोमीटर है और इसकी विड्थ अगर हम देखें, इसकी जो इसका कंडेंस्ड फॉर्म की इनिशिएशन विड्थ अगर हम देखें तो ये 250 नैनोमीटर के करीब होती है। तो इस तरह से फ्रेंड्स, यहाँ से फिर ये जो क्रोमेटिड है, ये क्रोमेटिड 700 नैनोमीटर का है, वो 1400 नैनोमीटर का जो क्रोमोसोम है उसका एक पार्ट होता है। तो इस तरह से जो है ये क्रोमेटिड से क्रोमोसोम फॉर्मेशन होता है। हम जानते हैं कि सेल डिवीजन की जो माइटोटिक स्टेज है उसमें, और ख़ास तौर से जो मेटाफेज स्टेज होती है उसमें हाईली कंडेंस्ड फॉर्म में ये क्रोमोसोम पाए जाते हैं, जिन्हें हम जो मिड प्लेट होती है उस पर देख सकते हैं। तो इस तरीके से फ्रेंड्स हम देखते हैं कि एक सामान्य स्थिति में जो सेल होती है उसकी तुलना में करीब 10,000 गुना ज़्यादा जो है वो कंडेंस्ड फॉर्म जो है वो क्रोमोसोम जो डिवीज़न, सेल डिवीज़न के स्टेज में, मेटाफेज स्टेज में जब होता है तो उसमें पाई जाती है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से जो है मैंने आपके सामने ये डीएनए हिस्टोन की जो पैकेजिंग है वो किस रूप में या किन स्टेप्स के थ्रू यहाँ पर होती है उसके बारे में मैंने आपको जानते हैं। तो फ्रेंड्स, आज की क्लास के लिए इतना ही। ये क्लास आपको कैसी लगी इसका फीडबैक दें, अगर इसमें कोई कमी हो तो सजेशन दें, किसी तरह की क्वेरी हो तो बताएं। अगर पसंद आई हो तो सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें और प्रमोट करने में मेरी मदद करें। शुक्रिया।